डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आइए हम लोग अपने टॉपिक स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। और स्ट्रेट लाइन इज स्पेस। सो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो टू टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, द प्लेन्स, उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे और उस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक अपना स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। सो थोड़ा सा रिमाइंड करें कि व्हाट वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दोनों को हमने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस किया था। और एनी पॉइंट ऑन ए लाइन के ऊपर हमने इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, हमारा मेन फोकस है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी, जब कभी भी हमसे एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो एक हो सकता है कि अगर वो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करें, वेक्टर फॉर्म में अगर एक लाइन है, सो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। रादर यहाँ दूसरा कांस्टेंट म्यू लिख लीजिए, है ना। दो लाइनें हैं तो चलो अलग अलग कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, एक लैम्डा यूज करते हैं और एक में म्यू यूज कर लेते हैं। सो अगर हमें इन दोनों लाइनों के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, सी अब ये जो फर्स्ट लाइन है, अगर इसको हम लाइन नंबर 1 बोले और ये लाइन नंबर 2 है, सो लाइन 1 b1 के पैरेलल है, लाइन 2 b2 के पैरेलल है। सो b1 और b2 टू वेक्टर्स हैं और हमें वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करने आता है। सो जो इन दोनों लाइनों के बीच एंगल होगा, क्या वो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा उसके इक्वल नहीं होगा? That mean angle between the vectors b1 b2 is same as the angle between the two lines। तो टू लाइंस के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। और वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज सिंपली cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में b1 डॉट b2 जीरो हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो b1 जो है वो क्या होना चाहिए, सम कांस्टेंट इनटू b2 होगा, है ना। अगर मुझे दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर शो करना है तो सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। और अगर हमें उन दोनों लाइनों को पैरेलल शो करना है, सो उसमें से एक जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। या दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे और यहाँ पर जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे उनका रेशो इक्वल होगा। दूसरा क्या हो सकता है, लाइन भाई कोई जरूरी है कि वेक्टर फॉर्म में हो। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1। सपोज दिस इज अ फर्स्ट लाइन and second line is x minus x2 by a2, y minus y2 by b2 and z minus z2 by c2। so again ये a1 b1 c1 क्या होंगे, लाइन के डीआरस, a2 b2 c2 लाइन के डीआरस होंगे। तो ये जो b1 b2 है ना, b1 असल में हो जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और हमारा b2 क्या है, a2i प्लस b2j प्लस c2 के। तो उस केस में अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। उस केस में सिमिलरली अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जीरो होना चाहिए। लाइंस पैरेलल है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो इक्वल होगा। यानी हम सिंपल सी कंपैरिजन कर रहा और कुछ नहीं। यानी कंपैरिजन से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे हमने
इवन कार्टेशियन के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया है, हमने फॉर्मूला वही वेक्टर का यूज किया है। कैसे यूज किया है कि ये a1 b1 c1 लाइन के drs हैं, तो अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा a1i b1j c1k। सिमिलरली a2 b2 c2 भी यहाँ drs हैं, तो a2i b2j c2k। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यानी ये cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों वेक्टर्स के लिए, और एंगल हमने के लिए फॉर्मूला बना लिया। सो आइदर क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूले को याद कर लें, अदरवाइज हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी हमें कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी। हम सिंपल तरीके से मतलब वेक्टर के फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। सी एक चीज और यहां पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन ना सीबीएसई 2011 के साथ साथ एक्सरसाइज 28.2 आर डी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ब्रिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी माइनस को कॉमन करेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, ये ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेकेंड लाइन में आता है x प्लस 2 माइनस 1, यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। 2 को कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 और उस 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, रेस्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम। यानी फर्स्ट ब्रिंग द गिवन लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये अक्सर होता है कि एग्जाम में क्या करेगा, कोई एक जगह, जैसे यहां पर उसने एक जगह स्टैंडर्ड फॉर्म को अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हम ऐसे ही कैलकुलेट करने चले गए तो कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। ओके आइए, अब एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। cos थीटा क्या होगा, ये रहा a1 b1 c1 a2 b2 c1, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 14 और माइनस का 12, नहीं 4 3 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहीं पर जीरो नजर आ गया, और अगर जीरो है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, यानी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई ना कोई आंसर आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी आंसर के लिए। सी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम गिवन लाइन के पीछे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, ये शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ठीक है, हमारा दोनों को दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, छोटा सा क्वेश्चन है और ये यस मुझे लगा कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक्सरसाइज 28.2 आरिश्मा की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये 5 नंबर आ रहा है ना ये। सो यहां पर a1 हो गया 7, b1 हो गया माइनस का 5 और c1 हो गया 1, a2 1, b2 2 और c2 3। नाउ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। सो 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 2 5 2 10 और 3 इंटू 1, ये -5 था, सॉरी -5 नहीं -10, -5 माइनस हो जाएगा ये, और 3 इंटू 1 प्लस का 3 इक्वल टू 0। यस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, दैट इज 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब जो दोनों लाइनें गिवन है वो परपेंडिकुलर है। यानी एंगल पे बेस हमसे दो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। एक तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अब उसने क्या क्या भाई परपेंडिकुलर है उसने बता दिया हमें, और कह रहा है कि नहीं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए। और कैलकुलेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो लाइन की इक्वेशन है वो भी उसने क्या किया, लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। जैसे फर्स्ट लाइन क्या है, x माइनस 5/5 लैम्डा प्लस 2, ये तो ठीक है, यहां गड़बड़ है, हमने माइनस को कॉमन करके माइनस को एडजस्ट कर दिया, यहां भी हमने माइनस को कॉमन करके माइनस को डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया। सेकेंड लाइन पे आ गए, x/1, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां 2 कॉमन करना पड़ रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो y प्लस 1/2 लिखेंगे, और यहाँ 4 लैम्डा, यानी इस 2 से 2 लैम्डा हो जाएगा ये, यहाँ भी माइनस को कॉमन करके एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब ये इसने क्या कहा, लाइंस आर परपेंडिकुलर ना, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर सो देयरफॉर a1 a2 b1 b2 c1 c2 equal to 0. Now 1 5 lambda plus 2, then minus 5 into 2 lambda plus 3 1 3, that is
5 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. So minus 5 lambda plus 5 equal to 0, lambda equal to 1. This is one of the important question और I think ये CBSE एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और इसको मैं कहूँगा यस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सेम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 28.2 का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23 है ये, हमने तभी ये 23 लिखा हुआ है. यानी एक इस तरह के क्वेश्चन ना जिसमें लाइनें दे दी जाए आपको और कह दिया जाए कि परपेंडिकुलर है, और एक अननोन उसमें डाल देंगे लैम्डा और कहेंगे लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के अंदर ना इस टाइप के कई क्वेश्चन हो सकते होंगे. अनदर इंपॉर्टेंट वन, ये एक और हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन. यानी क्या करना है, हमें एक पॉइंट से पास करने वाले और दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है. सी ये 12 में, 16 में, 17 में, यानी 3 टाइम ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ चुका है, और ये हमारी उसी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 28.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है. सी क्या इसमें क्या क्या गिवन होगा, एक तो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और लाइनों की इक्वेशन होगी, यानी इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है. तो हम सबसे पहले इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं. यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 1 2 -4 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b एंड z प्लस 4 अपॉन c. राइट, ये हो गया एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन. क्योंकि हमें इसमें पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं ना, तो हमने उसके drs को abc एज्यूम करके लिख लिया. abc में ही हम c लिखना भूल गए ना, हमने बल्कि -4 लिख दिया गलती से. -4 तो पॉइंट है ना, एबीसी नहीं पता, यानी एबीसी कैलकुलेट हो जाए तो क्वेश्चन खत्म. भाई यही ना क्वेश्चन है, एबीसी का जैसे एबीसी कैलकुलेट होगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. एक बार देख लेते हैं कि लाइनें जो गिवन है हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना. ठीक, अब ये लाइन, सपोज ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर 3 है. नाउ 1 एंड 2 परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a1 a2 है ना. हम वी नो दैट कि if two lines are perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. इसका मतलब 8 into a, भाई यहाँ dr से abc, यहाँ dr से 8 minus 16 7, so 8a minus 16b plus 7c equal to 0. यहाँ dr से 3 8 minus 5, तो क्या हो जाएगा 3a 8b माइनस का 5c इक्वल टू 0. अब आपको क्या करना है, क्लास 10 में जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व करते हैं. ऐसे लिखते हैं ना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन. a में क्या करेंगे, 16 5 जा 80, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, और 8 7 जा 56. चलिए b में क्या करते हैं, या तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, अगर माइनस नहीं लगाया तो क्रॉस में उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 21. यहाँ तो आपको खुद भी चेक करना है कि वट एवर आई एम डूइंग ना दैट इज करेक्ट वन, है ना. और 8 5 40. ओके, सी में आते हैं, 8 8 जा 64 और 16 3 जा 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. राइट, सो a बाय कितना है ये 24, b बाय 61 एंड c अपॉन 8 to 12 और 6 4 112 ना. इज एनीथिंग कॉमन, नहीं ना, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई. 24 61 112 बहुत ही अजीब से मतलब नंबर्स आए हमारे पास ABC के. चलिए जो भी है, क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे. हाँ, एक बार बस क्या करना है, जब कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि अच्छा कुछ कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें से 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ से 3 कैंसिल नहीं हो रहा है ना. सो इसका मतलब कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो क्या करना है, बस आके अपनी कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना है. ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, और मैं तो बुक में एक चीज़ देख सकता हूँ कि ओके जहाँ से मैंने लिया है, तो आंसर को देखने से मुझे पता लग जाएगा
कि वेदर द कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, यानी हम आंसर को क्या करेंगे बाद में ना, आंसर से एक बार चेक कर लेंगे कि हमने कैलकुलेशन में आंसर्स को हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है। सी वन जस्ट मिनट, आई थिंक दिस इज नॉट द क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं क्या? जस्ट मिनट, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिया है ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सॉरी टू से ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर आप बुक में चेक करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमारा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है और ओके, और 18 का आंसर भी यही है। ओके, नाउ इट बी के। अगर इसको के लिख दें, इसको के लिखेंगे मतलब करना क्या इसके आगे, ए बी सी तो लिख गया, तो हम इसको के लिख के मैं ये लिख सकता हूँ ना कि फ्रॉम हेयर कि ए का वैल्यू है 24 के, बी का वैल्यू है 61 के और सी का वैल्यू है 112 के। और अब हमने इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ इट इज x माइनस 1 बाय 24 के, y माइनस 2 बाय 61 के एंड z प्लस 4 बाय 112 के। k को कैंसिल करेंगे तो x माइनस 1 बाय 24, y माइनस 2 बाय 61 and z plus 4 by 112. Here is the answer. ये हमारा फाइनल आंसर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बुक में ना मोर देन एक से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे ये आपने 12, 16, 17 का क्वेश्चन लिखा है, एक बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है और वो 2014 में आया था। सो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। करना क्या है, पहले एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिख लेनी है और बाकी दोनों लाइनें जो परपेंडिकुलर है ना उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ए बी सी में हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। उन टू इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ए बी सी का वैल्यू के टर्म में कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, के कैंसिल करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। Okay, another very interesting और important concept इसी एंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, मानी उस एक्सरसाइज को भी हम साथ ही साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। Here I have taken a question और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2014 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। अच्छा, ये तो हमारा पहले का पोर्शन है, तो पहले जो उसने क्वेश्चन में जो कहा है वो तो सॉल्व कर ही देते हैं क्योंकि हम पैरेलल के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 7/2 और इस 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ हमने क्या किया, -1 कॉमन करके उसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का है ना, यानी इसमें डी आर्स क्या हो गए, सी डी आर्स हो गया 2 3 -6। सो 6 का स्क्वायर यानी डीसीज लिखना है ना, तो डीसीज लिखने का तरीका होता है 2 अंडर रूट, यू नो द फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये 49 यानी 7 ना, यानी वही नंबर हम यहाँ 3 के साथ और वही नंबर 6 के साथ लिख देंगे, यानी ये तो इजी पावर पोर्शन हो गया। यानी अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना पैरेलल लाइन का, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ना ऐसे पूछेंगे कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करवा ली जाए। जैसे इसी में क्या हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया पहले। अब सेकंड पार्ट क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। ना जिस पॉइंट से पास करता है लाइन वो वेक्टर फॉर्म में हमारा ए होता है। ए हो गया माइनस का आई प्लस का 2j प्लस का 3k एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, यानी इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के डी आर्स क्या है 2 3 -6, यानी वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस का 3j माइनस का 6k। यानी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, पुट कर दीजिए भाई वैल्यूज को। सो r इक्वल टू a मीनिंग माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 3k और प्लस क्या करना है, लैम्डा के साथ b को लिख देना है विच इज 2i प्लस 3j माइनस 6k। यानी पैरेलल
मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये बहुत ही सिंपल है भाई। जिस लाइन के पैरेलल है उसके डी से ले लेने हैं और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को ले लेना और आंसर लिख देना है। तो क्या किया गया है कि जब ये चीज़ एग्जाम में पूछना होगा तो कुछ कोई चीज़ अटैच कर देंगे, उसका एक राइडर क्वेश्चन अटैच कर देंगे। अच्छा एक और है, अभी 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी, क्योंकि अब तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट आपसे आंसर लिखने के कह सकता है ना भाई, पॉइंट दे दिया और लाइन के पैरेलल इक्वेशन लिखनी है तो बस सीधे इक्वेशन आंसर लिखो, है ना। वही 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट हमारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर 4 मोर क्वेश्चंस आर देयर, 11, 12, 13, 14। ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी एक कॉन्सेप्ट पे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 हमने पिक किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस 4 मोर क्वेश्चंस आर देयर। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने 2 स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हमने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ड्राइव किया, और हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमने कि एक पॉइंट से पास करने वाली और 2 लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट से पास करने वाली और एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। और अगर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो ये हो सकता है कि इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, और साथ में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 28.2 के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपकी लर्निंग हुई होगी इस टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।